Hello बच्चों, today we will learn about unit and dimensions. In this lecture we will discuss all the important concepts and numericals ताकि आप units and dimensions की हर प्रॉब्लम इजीली कर पाएं। सबसे पहले सवाल आता है why unit and dimensions? क्यों पढ़ रहे हैं हम क्लास में ये चैप्टर सबसे पहले? देखिए फिजिक्स डील करती है नेचुरल फिनोमेनास के साथ और हर लॉ के फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करने से पहले एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम मैराथन में रन करते हैं तो दोस्तों को सबसे पहले क्या बताते हैं, हमने कितना लेंथ रन किया। अगर हम कहें कि हमने 21 रन किया तो क्या आपको समझ में आएगा कितना डिस्टेंस रन किया गया है? नहीं। फिर आपसे दोस्त पूछेंगे कितने टाइम में रन किया। अगर आप कहेंगे 1 टाइम में किया तब भी समझ में नहीं आएगा कि 1 का मतलब कितना टाइम हुआ। दोस्तों हर क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उन्हें रिपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट्स को। बिना यूनिट्स के हम कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर सकते, इनफैक्ट मेजर भी नहीं कर सकते। सेकेंड, मास के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम्स, मीटर्स, सेकंड, किलोग्राम। इन्हें कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और लेंथ, टाइम एंड मास को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब वो यूनिट्स जिनके कॉम्बिनेशन से हम कोई भी दूसरी यूनिट बना सकते हैं। जैसे मीटर और सेकंड यूज करके मीटर पर सेकंड स्पीड की यूनिट होती है, लेकिन ये यूनिट्स खुद किसी और यूनिट से मिलकर नहीं बन सकती। मीटर, सेकंड, किलोग्राम, क्या इनके अलावा और भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं? बिल्कुल हैं। टेम्परेचर के लिए यूनिट है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और एक और यूनिट है जो केमिस्ट्री में यूज आती है, जी हाँ, मोल, टू डिफाइन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती हैं, प्लेन एंगल, इसके लिए हम रेडियन यूज करते हैं, और सॉलिड एंगल, जिसके लिए हम स्टेरेडियन यूज करते हैं। पहले हमने बात की थी फंडामेंटल यूनिट मीटर और सेकंड को यूज करके बनती है स्पीड मेजर करने वाली यूनिट मीटर पर सेकंड। ऐसी ही यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके बनती हैं कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। क्वांटिटीज मेजर करने और रिपोर्ट करने के लिए हमने यूनिट्स तो बना दी, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब हर कंट्री में एक लेंथ को ही मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स निकली, कहीं मीटर्स तो कहीं फीट। अब क्या करें? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तब सभी साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड किया कि फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए जो सभी यूज करें। इन स्टैंडर्ड यूनिट्स को एसआई यूनिट्स बोला गया। टेबल में आपको सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज एसआई यूनिट और उनके सिंबल्स के साथ दिए गए हैं। एसआई सिस्टम को भी सभी फॉलो नहीं करते, नए नए और सिस्टम बन गए, जैसे सीजीएस, जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम्स में और टाइम सेकंड्स में मेजर होता है। दूसरा यूनिट सिस्टम है एमकेएस यूनिट सिस्टम। इस यूनिट सिस्टम में लेंथ मीटर्स में मेजर करते हैं, मास किलोग्राम्स में और टाइम सेकंड्स में। देखा जाए तो एमकेएस यूनिट सिस्टम एसआई यूनिट सिस्टम का ही एक पार्ट है। फिजिक्स में एमकेएस सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर है। और भी कुछ यूनिट सिस्टम्स हैं जो आपको इस टेबल में समराइज करके दिए गए हैं। आप इस टेबल को जरूर ध्यान से देखें और याद कर लें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को अलग अलग यूनिट सिस्टम्स में किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। साइंटिस्ट्स ने 10⁻⁻18 मीटर तक के स्मॉल डिस्टेंस को मेजर किया है और 10⁻26 मीटर तक के यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया है। वहीं 10⁻30 केजी इलेक्ट्रॉन के मास से लेकर 10⁻53 केजी नॉन यूनिवर्स के मास को एस्टिमेट किया है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये रेंज कितनी बड़ी है? इन रेंजेस को सिंप्लीफाई करने के लिए साइंटिस्ट्स ने कुछ प्रीफिक्सेस बनाए जो हमने आपके लिए इस टेबल में समराइज किया है। जैसे 1 नैनो इक्वल्स टू 10⁻⁻9। सो लेंथ के केस में 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर्स और टाइम के केस में 1 नैनो सेकेंड इक्वल्स टू 10⁻⁻9 सेकेंड्स। प्रीफिक्स का मतलब हुआ कि हम इन्हें यूनिट से पहले ऐड करते हैं। जैसे मीटर से पहले हमने नैनो यूज किया तो नैनोमीटर बन गया, और अगर सेकंड से पहले नैनो यूज किया तो नैनो सेकंड बन गया। हम फिर से स्पीड वाले एग्जांपल पर आते हैं। स्पीड यूनिट्स आर डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड सेकंड। मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है? मीटर की पावर 1 है एंड सेकंड्स की पावर -1। इसी को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ एंड टाइम की टर्म्स में लिखे तो कैसे दिखेगा? लेंथ टू द पावर 1, टाइम टू द पावर -1, या फिर शॉर्ट फॉर्म में L टू द पावर 1, T टू द पावर -1। अगर डेंसिटी की बात करें तो इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम।
वॉल्यूम को लेंथ के टर्म्स में मेजर करते हैं, लेंथ रेज टू द पावर 3। तो डेंसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में कैसे लिखेंगे? डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय लेंथ टू द पावर 3, या फिर शॉर्ट फॉर्म में m टू द पावर 1 l टू द पावर -3। दोस्तों ये जो पावर्स हैं 1, -3, -1 एटसेट्रा, जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन्हें डायमेंशंस कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज के हमने पहले सिंबल देखे थे, टेबल में इन्हें वापस देखिए। इन सिंबल्स को यूज करके जब हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं विद प्रॉपर डायमेंशंस, तो उस एक्सप्रेशन को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां ध्यान रखने की बात यह है कि जनरली अगर मास, लेंथ या टाइम की टर्म एक्सप्रेशन में नहीं आती है, तो भी हम फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मिसिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर 0 लेकर उन्हें शो कर देते हैं एक्सप्रेशन में। हालांकि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप उन्हें शो ही करें। जैसे डेंसिटी के डायमेंशंस थे m टू द पावर 1 l टू द पावर -3, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूले में हम इस तरह भी लिख सकते हैं m टू द पावर 1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 0। ये दोनों ही सही हैं क्योंकि t टू द पावर 0 होता है 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। इसीलिए हम दोनों वेज में डायमेंशनल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। आपने ये नोटिस किया होगा कि हम हर डायमेंशनल फॉर्मूले में स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट सिंपली हम ये शो करने के लिए लगाते हैं कि ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको इस टेबल में दिए गए हैं, आप इन्हें एक बार जरूर देखें और याद करने की कोशिश करें। एक अच्छी बात नोटिस करने वाली यह है कि कई फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आते हैं, तो आप इन्हें एक साथ याद कर सकते हैं। साथ ही क्वांटिटीज की यूनिट्स MKS सिस्टम में भी दी गई हैं, क्योंकि इनका यूज भी ज्यादा पॉपुलर है। जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ेंगे, आपको इन क्वांटिटीज की डेफिनेशन और फॉर्मूले पता चलते जाएंगे, तो अभी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आप इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करें। इस टॉपिक में 4 वैरायटी के क्वेश्चंस काफी पॉपुलर हैं, जो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो टाइप है उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि हम सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वाली क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो फाइनल क्वांटिटी आती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये इक्वेशन दी जाए, यहां v वेलोसिटी है और t टाइम, और पूछा जाए कि a, b, c एंड d के डायमेंशंस क्या हैं, तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये बता सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले से। राइट हैंड साइड में जो टर्म्स ऐड हो रही हैं उन सभी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें पता चलता है। लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है l टू द पावर 1 t टू द पावर -1, तो a का भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए, l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। b टाइम्स t का भी l टू द पावर 1 t टू द पावर -1 ही डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ b टाइम्स कैपिटल T इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। यहां से b के डायमेंशंस आते हैं, डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। इसी तरह लास्ट टर्म c डिवाइडेड बाय d प्लस टाइम t का डायमेंशनल फॉर्मूला भी होना चाहिए l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। लेकिन पहले d की अगर बात करें तो ये टाइम में ऐड हो रहा है, मतलब डेफिनेटली इसका डायमेंशन तो टाइम ही होना चाहिए। तो d का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल T, इसीलिए डिनोमिनेटर का डायमेंशन होगा कैपिटल T। तो यहां से हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ c डिवाइडेड बाय कैपिटल T इक्वल्स टू l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। यहां से हमें डायमेंशंस ऑफ c मिलता है l, क्योंकि टाइम की टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो इस तरह हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके नोन डायमेंशंस निकाल सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम में आपको कहा जाता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम की जगह कुछ और कंसीडर करके किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला उनकी टर्म्स में निकालो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए फोर्स F, वेलोसिटी V
एंड टाइम t, इन्हें फंडामेंटल यूनिट आपको कंसिडर करना है और मास m की डायमेंशन आपको इनके टर्म्स में निकालनी है। तो देखते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे करना होता है। फोर्स बाय डेफिनेशन हमें पता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। यहां से हम मास को फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम की टर्म्स में लिखते हैं। एक्सेलरेशन हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। सो न्यूमरेटर में हमारे वेलोसिटी के डायमेंशंस आएंगे और डिनोमिनेटर में टाइम के। F इक्वल्स टू एम ए, यहां से मास को हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय a। यहां से हमें मिलेगा डायमेंशन ऑफ मास m इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स टाइम्स डायमेंशन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा f टू द पावर 1 v टू द पावर -1 कैपिटल T टू द पावर 1। थर्ड टाइप के प्रॉब्लम में हमें एक रिलेशनशिप दिया जाता है और किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कंसीडर फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r, डिराइव फॉर्मूला ऑफ फोर्स F। इस रिलेशनशिप के बेसिस पे हमें फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना होगा। इस रिलेशनशिप को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल F इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c। अब यहां पे हमें a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए, सबसे पहले तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के इक्वल्स टू साइन इक्वेशन में लाना होगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू k हमें यूज करनी होती है। ये जो k की वैल्यू है वो कोई भी नंबर हो सकता है और ये एक डायमेंशन लेस वैल्यू होती है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें पता है जो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल M टू द पावर 1, कैपिटल L टू द पावर 1 एंड T टू द पावर -2। और राइट हैंड साइड में हमारे पास फॉर्मूला है M टू द पावर A टाइम्स L टू द पावर 1 T टू द पावर -1 होल रेज टू द पावर B टाइम्स L टू द पावर C। अब देखिए, जो राइट हैंड साइड में हमें एक्सप्रेशन दिया गया है उसे M, L एंड T इनकी पावर्स में सिंप्लीफाई करना है। यहां से वैल्यू आएगी M टू द पावर A, L टू द पावर B प्लस C एंड T टू द पावर -B। अब हमें M, L और T इनकी पावर्स को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कंपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड में M की पावर 1 है, यही पावर राइट हैंड साइड में भी M की होनी चाहिए। यहां से हमें मिलेगा A इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में L की पावर 1 है, यही पावर राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, यानी B प्लस C इक्वल्स टू 1। और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में T की पावर -2 है, तो राइट हैंड साइड में भी T की पावर -2 होनी चाहिए, इसीलिए -2 इक्वल्स टू -B। यहां से हमारे पास वैल्यूज आएंगी A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2 एंड C इक्वल्स टू -1। तो यहां से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिला K टाइम्स mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। लास्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है एक यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में फोर्स दिया गया है MKS यूनिट सिस्टम में 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको कहा गया है कि दूसरी कोई यूनिट सिस्टम है जिसमें 5 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 2 मिनट्स फंडामेंटल यूनिट्स हैं लेंथ, मास एंड टाइम की। तो इस नई यूनिट सिस्टम में फोर्स की क्या वैल्यू आएगी? यहां बच्चों ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाहे हमारी यूनिट्स चेंज हो गई हो, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा कभी चेंज नहीं होता है, हर यूनिट सिस्टम में वो सेम रहेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूले के टर्म्स में हम फोर्स को लिख सकते हैं वैल्यू के साथ F इक्वल्स टू K टाइम्स M टू द पावर 1, L टू द पावर 1, T टू द पावर -2। अब पहले यूनिट सिस्टम में मास किलोग्राम में है, लेंथ मीटर में है और टाइम सेकेंड्स में। तो जब हम इन यूनिट्स को डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखेंगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी 100 kg टू द पावर 1, मीटर टू द पावर 1 एंड सेकेंड टू द पावर -2। दूसरी जो यूनिट सिस्टम हमें दी गई है उसमें मास की फंडामेंटल यूनिट हमें 10 ग्राम दी गई है, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है और टाइम की फंडामेंटल यूनिट हमें 2 मिनट्स दी गई है। इन वैल्यूज को वापस से अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले में रख के फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें
तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी F इक्वल्स टू K टाइम्स 10 ग्राम टू द पावर 1, 5 सेंटीमीटर टू द पावर 1 एंड 2 मिनट्स टू द पावर -2। यहां जो K की वैल्यू है वो ही हमें फाइंड आउट करनी है कि इस नए यूनिट सिस्टम में ये फोर्स की वैल्यू आखिर क्या होगी। अब अगर हमने फोर्स की कोई वैल्यू मेजर करी है तो वो हर यूनिट सिस्टम में आनी तो सेम चाहिए। आप चाहे CGS यूनिट सिस्टम लो, MKS यूनिट सिस्टम लो या SI यूनिट्स लो, वैल्यू हमारी फोर्स की सेम होगी। तो यहां हमें ये बात पता चलती है कि जो हमारा पहला यूनिट सिस्टम है उसमें जो फोर्स की वैल्यू हमने लिखी है उसे हम इस दूसरे यूनिट सिस्टम के फोर्स की वैल्यू से इक्वेट कर सकते हैं। अब हमें जो यहां से इक्वेशन मिली है उसमें हम यूनिट्स को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम को हम ग्राम्स में लिख देते हैं, मीटर को हम सेंटीमीटर में लिख देते हैं और मिनट्स को हम सेकंड्स में लिख देते हैं ताकि हम इजीली टर्म्स को लेफ्ट और राइट में कैंसिल आउट कर सकें। यहां से सिंप्लीफाई करके हमें K की वैल्यू मिलेगी 288 टाइम्स 10 टू द पावर 7। बच्चों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। फिर भी अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर डाउट का रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।